हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किडशिप। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। काफ़ी डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल रहा है, जिसमें आपका सोशियोलॉजी का जो 15 यूनिट का सिलेबस है उसे कंप्लीट कवर करते हुए टॉपिक वाइज 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, 10 प्रैक्टिस सेट जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने आप को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर और बिहार स्टेट के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। ये कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। साथ में आपको टेलीग्राम पे मिलेगा सोशियोलॉजी ग्रुप, जिसमें होगा आपको डेली क्यूज प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन। ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आज ही कॉल और व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ में खुद आपको गाइड करूंगा क्या क्या कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो को लाइक करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, परिवार संरचना की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर? पहला ऑप्शन इंडिविजुअल, ऑप्शन बी है कपल, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन डी है एक्सटेंडेड फैमिली या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परिवार संरचना की मूल इकाई नाभिकीय परिवार होता है, जिसमें आपके माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जो सबसे सामान्य और आधारभूत रूप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्रकार का परिवार केवल माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बना होता है? Which type of family consists of parents and their children only? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जिस फैमिली में आपके सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, इसमें किसी का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो भी हमारे बच्चे और माता पिता रहते हैं वो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस परिवार के संरचना में कई पीढ़ियों एक साथ रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाभिकीय परिवार कहते हैं, मातृसात्मक परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार, एकल माता पिता परिवार या एक से अधिक। तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको जैसे कि आपकी फैमिली है चाहे मेरी फैमिली हो, एक हम ज्वाइंट फैमिली में जो कि मेरे दादा दादी माता पिता अंकल आंटी सब हम एक साथ रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। जो कि आपको मैक्सिमम गांव में देखने को मिलता है, टाउनों में सिर्फ आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेरा परिवार है वो आपका ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें मेरे दादा से लेकर मेरे अंकल आंटी, बड़ी मम्मी बड़े पापा सब कोई एक साथ रहते हैं, उसे कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि परिवार का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली? याद रखिएगा, अगर इस टॉपिक से आप टोटल 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हो तो इस टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। जो भी इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे बीपीएससी से स्टेट हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक में मैंने हर एक क्वेश्चन को शामिल भी किया है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली। पहला ऑप्शन है आर्थिक सहायता, समाजीकरण, प्रजनन, भावनात्मक सहायता या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 4 का जो भी आंसर भी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, परिवार का जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसमें बच्चों का समाजीकरण होता है, जिसमें उन्होंने समाज के नियम और उनके मूल्य सिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि परिवार का कौन सा कार्य मानदंडों और मूल्य को सिखाने से संबंधित है?
पहला ऑप्शन है आर्थिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, सामाजिककरण, मनोरंजन कार्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके परिवार बच्चों को सामाजिक मानदंड और मूल्य सिखाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कार्य समाज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने का काम करता है। कौन सा ऐसा कार्य है जो समाज की निरंतरता सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, प्रजनन, आर्थिक सहायता, धार्मिक कार्य या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपके समाज है, जो आपका फैमिली है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो आपका प्रजनन है, जैसे कि प्रजनन एक ऐसा माध्यम है जिसमें परिवार की जो समाज होता है वो उसकी कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब तक नई पीढ़ी नहीं आएगी तो आपका समाज कैसे बढ़ेगा, आपका जो समाज में आपका जो रोल है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो नई पीढ़ी को जन्म देता है जिससे आपका प्रजनन के माध्यम से आपका परिवार का जो समाज है उसे कंटिन्यूटी बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह
उसे कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि किस परिवार प्रकार में पति और पत्नी के बीच समानता को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा कौन सा परिवार है, जो प्रकार है परिवार के, जिसमें पति और पत्नी के बीच समानता को बढ़ावा दिया जाता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, समानतावादी परिवार। ऐसे परिवार में आपके पति और पत्नी के बीच समानता होती है, दोनों मिलकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि परिवार का कौन सा कार्य वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। मतलब जो फाइनेंशियल एस्टेबिलिटी होती है वो कौन सा परिवार का कार्य करती है, आपको ये बताना है। समाजीकरण, प्रजनन, आर्थिक सहायता, भावनात्मक देखभाल या एक से अधिक। तो आप एक ऑप्शन देखोगे इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट क्या होता है? इकोनॉमिक सपोर्ट जैसे कि आपके परिवार का आर्थिक कार्य, जिसमें आपके पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर जो फैमिली डिसीजन लेती है, उसे इकोनॉमिकल सपोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार का कौन सा कार्य सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, मनोरंजन कार्य या इनमें से कोई नहीं। बात की जाए सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में किसका सहयोग होता है, वो है आपका रिलीजियस फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। परिवार में कौन सा कार्य अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो हर एक परिवार में जो सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे आपके भाई हो गए, आपके पिता हो गए, वो आपकी सुरक्षा करते हैं, अपनी बहन की, अपने माता का, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही सामाजिक समूह के भीतर विवाह को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन बाह्य विवाह, अंत विवाह, बहु विवाह, एक विवाह, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मान लो कि आपका कोई एक धर्म है, उसी धर्म में आप शादी कर लेते हो, एक ही धर्म के एक ही सामाजिक समूह में, उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। उसे कहते हैं एंडोगेमी। ठीक है, अंतर विवाह, जिसमें आपका जाति हो चाहे आपका धर्म हो, उसके भीतर ही आप विवाह कर लेते हो, उसे कहा जाता है अंतर विवाह, एंडोगेमी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का विवाह पुरुष और महिलाओं के समूह से संबंधित है। पहला ऑप्शन एक विवाह, बहुपतित्व, समूह विवाह या एक से अधिक। तो समूह विवाह उसे कहते हैं जब कई पुरुष और कई महिलाएं एक साथ विवाह करते हैं, जो काफी बहुत दुर्लभ आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है ग्रुप मैरिज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा नियम निकट संबंधियों के बीच विवाह को प्रतिबंधित करता है। पहला ऑप्शन एंडोगेमी, ऑप्शन बी है एक्सोगेमी, ऑप्शन सी है इंसेक्ट टबू या ऑप्शन डी है पोलीगेमी या इनमें से कोई नहीं। देखो, इंसेक्ट टबू क्या होता है? इंसेक्ट टबू होता है जैसे कि कोई खास अपने भाई बहन से विवाह कर लेता है, जिसको सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। बहुत से हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्म में होता है जो अपने खास भाई बहन से शादी कर लेते हैं, या फिर अट्रैक्शन से शादी कर लेते हैं, या किसी भी वजह से, उसे कहा जाता है इंसेक्ट टबू, जो कि एक निश्चित संबंध का नियम है, जो कि प्रतिबंध लगाना चाहिए और काफी इसमें रूल रेगुलेशन भी है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पिता का वंशावली पर आधारित रिश्तेदारी प्रणाली को क्या कहा जाता है। जो आपका पिता के वंशावली होते हैं, जैसे कि आपके पिता हो गए, उनकी जो जमीन है आपके दादा से चलते आ रहा है पूर्वजों से, उसे कहा जाता है वंशावली जमीन। तो उनके आधारित पे जो रिश्तेदारी प्रणाली होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मातृवंशीय, पितृवंशीय, द्विपक्षीय या विवाह संबंधी। तो जो हमारे दादा पिता से चलते आ रहा है, तो उसको हम पिता वंशीय कहेंगे, जो हमारे पिता की संपत्ति से चला आ रहा है, तो उसे कहते हैं पितृवंशीय।
अगर आपकी माता जैसे कि साउथ साइड में क्या होता है, जो उनकी नानी होती है उस पे हक होता है, उनकी पोती पे जो आपकी नानी होती है, नानी की बेटी की आप बेटी हैं, तो आपकी जो संपत्ति होता है वो आपको बेटी को मिलता है, उसे कहता है आपको मातृवंशीय, ठीक है। लेकिन हमारे उत्तर साइड जो हमारे बिहार यूपी है उसमें होता है पितृवंशीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा रिश्तेदारी प्रणाली माँ के माध्यम से वंश को ट्रेस करती है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं मातृवंशीय, जो कि संपत्ति माँ की ओर से ट्रेस की जाती है। अगर मान लो कि आपकी दादी जो आपकी नानी है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो उनकी संपत्ति आपकी माँ को मिलेगा, ठीक है, ना कि किसी और को मिलेगा। उसे कहते हैं मातृवंशीय संपत्ति जो आपके माँ के साइड से आए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रिश्तेदारी प्रणाली दोनों माता पिता के माध्यम से वंश को ट्रेस होती है? तो पितवंशीय, मातृवंशीय, द्विपक्षीय, विवाह संबंधी या एक से अधिक। तो उसे कहा जाता है बायलेटरल, मतलब द्विपक्षीय। ऑप्शन नंबर सी। शहरी क्षेत्र में कौन सा परिवार प्रकार आम है, मतलब ऐसा कौन सा फैमिली है जो काफी कमन है आपके टाउनों में देखने का, परिवार को शहर में देखने का? संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, वित्तसात्मक परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी आपके सिटी हैं, चाहे आपका टाउन है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, जो काफ़ी छोटी होती हैं, जो माता पिता उनके बच्चे रहते हैं, जो काफ़ी स्वतंत्र होते हैं। तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि अधिकांश समाजों में विवाह का उद्देश्य क्या है, मतलब लोग आजकल शादी क्यों कर रहे हैं? संपत्ति के लिए, आर्थिक गेन के लिए, या फिर सामाजिक गठबंधन के लिए, प्रजनन के लिए, भावनात्मक सहायता के लिए, या एक से अधिक। देखो, इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पैसे के लिए शादी करते हैं, बहुत लोग समाज में दिखाने के लिए, कि बहुत लोग समाज के टोन से परेशान हो जाते हैं कि बेटा कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। उनको आंसर बताने के लिए फैमिली में, समाज में दिखाने के लिए कि देखो मेरी शादी हो गई, अब शांत रहो, टोंट मत मारो, उसके लिए लोग शादी कर लेते हैं। कितने लोग बच्चे अपने, क्या बोलते हैं, अपनी जो समाज है, जो आपका दादा परदादा, जो आपका फैमिली का एक वंशज आगे बढ़ाने के लिए शादी करते हैं कि मेरा बेटा होगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, उसके लोग शादी कर लेते हैं। कितने लोग आपको इमोशनल सपोर्ट, कितने लोग प्यार के भूखे होते हैं, प्यार उनको चाहिए होता है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए भी शादी कर लेते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा कारक परिवार संरचना के प्रकार को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्थान, शिक्षा, या इनमें से एक से अधिक। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस दिस टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक। क्योंकि परिवार संरचना, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्थान, शिक्षा जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। तो हर एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर आंसर लास्ट में दिया हुआ है, जिससे आप घर का सारे कंफ्यूजन दूर कर सकते हो और डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आंसर रट्टा मारोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक इसको डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इसको बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगता है। अगर आप डेली वीडियो को लाइक करते हो, सबको ही सपोर्ट करते हो, तो आपके लिए ऐसे बेहतरीन एक से एक टॉपिक आपको कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, यूनिट वाइज एनसीईआरटी 10 अलग से प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के सहित, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ रीजनिंग, हर एक चीज़ मिल रहा है आपको 150 मार्क्स कंप्लीट नोट्स। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करके ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।